नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में जो अपने पढ़ा था एकल व्यापार, अपना टॉपिक चल रहा था वैश्विक संगठन के स्वरूप। आज अपन जो दूसरा टॉपिक है अपना साझेदारी, वो पढ़ेंगे, यानी कि पार्टनरशिप। बात करते हैं साझेदारी की कि साझेदारी जो है क्या होती है। तो बात करें, मैं आपको बेसिक बताऊं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके, यानी कि साझेदारी किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैधानिक रूप से लाभों का बंटवारा करते हुए कोई व्यवसाय करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे साझेदारी कहते हैं। यानी कि बात करें साझेदारी की, तो साझेदारी किस कहते हैं ये आपको पता चल गया होगा। यानी कि पार्टनरशिप, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के, यानी कि साथ में मिलकर के कोई कार्य करते हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है, समान उद्देश्य होता है दोनों का। तो ऐसे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वैधानिक रूप से कोई बिजनेस स्थापित करते हैं जिसमें लाभों का बंटवारा किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। अब बात करें कि साझेदारी जो है वो साझेदारी अधिनियम की बात करते हैं। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम की बात करें तो भारतीय साझेदारी अधिनियम, यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा है, 1932। और ये कब लागू हुआ, यानी कि ये 1 अक्टूबर 1932 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। यानी साझेदारी अधिनियम 1932 कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। ध्यान रखना कि साझेदारी अधिनियम 1932 जो है ये लागू होने से पहले साझेदारी के जो प्रावधान थे वो किसमें थे, तो बात की जाए तो ये प्रावधान भारतीय अनुबंध अधिनियम, ये भी अपने सिलेबस में है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अध्याय 11 की धारा 239 से 266 में थे। ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। यानी कि साझेदारी अधिनियम है वो कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1932 को। भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू होने से पहले जो साझेदारी संबंधी प्रावधान थे वो कहाँ थे, अनुबंध अधिनियम 1872 में अध्याय नंबर 11 में की धारा 239 से 266 में थे। अब बात करते हैं अपन आगे। देखो, साझेदारी का जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ, तो बात करें तो साझेदारी का उद्भव रोम देश से हुआ। कौन सा देश से, रोम से। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, रोम देश से हुआ। बात करें आधुनिक साझेदारी, आधुनिक साझेदारी का उद्भव इटली से हुआ। इटली, समझ में आ रहा ना, इटली एक जगह और आएगा इटली, वैसे तो बहुत जगह आता है इटली, आप समझ गए होंगे। आधुनिक साझेदारी का उद्भव इटली से हुआ। इंग्लैंड में साझेदारी का जन्म 1284 में हुआ।
इंग्लैंड में साझेदारी का जन्म कब हुआ? 1284 में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान में रखें। साझेदारी बात करें तो साझेदारी प्राकृतिक या फिर कृत्रिम यानी कि फर्मों के मध्य हो सकती है, व्यक्तियों के मध्य होती है, यानी कि दो व्यक्ति भी आपस में साझेदारी कर सकते हैं और दो फर्में भी आपस में क्या कर सकती है? पार्टनरशिप में काम कर सकती है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ रही होगी। देखो साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, आप सबको पता है, अपने लास्ट क्लास में एकल व्यापार का टॉपिक पढ़ा था। एकल व्यापार के मैंने आपको दोष बताए थे। जो एकल व्यापार के दोष थे, उन दोषों को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस हुई? साझेदारी की आवश्यकता जो है वो महसूस हुई। अब बात करें कि साझेदारी का ध्यान रखना। प्रथम साक्ष्य, साझेदारी का प्रथम साक्ष्य क्या है? लाभों का बंटवारा है। यानी साझेदारी का प्रथम साक्ष्य क्या है? लाभों का बंटवारा। यानी लाभों का बंटवारा होना साझेदारी में जरूरी है। क्या होना जरूरी है? लाभों का बंटवारा। साझेदारी का जो प्रथम साक्ष्य है वो क्या है? लाभों का बंटवारा। बात करें साझेदारी का अंतिम साक्ष्य या फिर कह सकते हैं अंतिम साक्ष्य या एकाट्य प्रमाण एजेंसी का संबंध है। किसका संबंध? एजेंसी का संबंध है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साझेदारी का प्रथम साक्ष्य क्या है? लाभों का बंटवारा है। साझेदारी का अंतिम साक्ष्य और एकाट्य प्रमाण क्या है? एजेंसी का संबंध है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपन आगे। देखो समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति कार्य करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति कार्य करते हैं समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, तो व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाते हैं? समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं, जो व्यक्ति कार्य करते हैं वह व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाते हैं? साझेदार। और सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? जिस फर्म में काम करते हैं वो साझेदारी। सामूहिक रूप से फर्म क्या कहलाएगी? साझेदारी। और जिस नाम से फर्म का व्यवसाय चलाया जा रहा है, उसे अपन कहते हैं साझेदारी फर्म, या फिर अपन कह सकते हैं साझेदारी फर्म का नाम। जैसे कि अगर मैं बात करूं, राम और श्याम मिलकर के पार्टनरशिप में एक मणिहारे की दुकान करते हैं और दुकान का नाम रखते हैं श्याम फैंसी स्टोर। तो देखो ये जो श्याम फैंसी स्टोर है ये तो है फर्म का नाम। ये राम और श्याम क्या है? व्यक्ति रूप से साझेदार हैं। और ये सामूहिक रूप से क्या कहलाएगी? जो है साझेदारी। यानी कि ये दुकान किस में है? पार्टनरशिप में है। यार इसके दो पार्टनर कौन है? राम और श्याम। अब बात करते हैं अपन आगे। इसकी जो परिभाषा मैंने आपको दी, अब बात करते हैं कि जो आपका भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, भारतीय साझेदारी एक्ट 1932 है, इसकी धारा 4 में परिभाषा दे रखी है। 1932 की धारा 4 में क्या दे रखी है भाई? परिभाषा दे रखी है। किसकी? साझेदारी की। साझेदारी की परिभाषा कहाँ दे रखी है? ध्यान रखना, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में जो इसकी परिभाषा दे रखी है। परिभाषा क्या दे रखी है? दो या दो से अधिक व्यक्ति
मिलकर के, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के लाभों को बांटते हुए कार्य करते हैं, जिनमें ध्यान रखना, जो इस परिभाषा है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इस परिभाषा का, जिनमें सब एक की ओर से या एक सब की ओर से यानी सभी की ओर से कार्य करते हैं। यानी एक सब के लिए, सब एक के लिए, यानी बात करें इंपॉर्टेंट कथन की बात करें, एक सब के लिए और सब एक के लिए। ये आपकी कहाँ दे रखी है परिभाषा? भारतीय साधारण अधिनियम 1932 की धारा 4 में दे रखी है। यानी कि या तो सभी के द्वारा या फिर उन सभी की तरफ से किसी एक के द्वारा क्या किया जाता है, जो व्यवसाय है उसका संचालन किया जाता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं साझेदारी की विशेषताओं की। किसकी बात करते हैं? साझेदारी की विशेषताएं। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक यदि आपने पावर स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मात्र 60 दिनों में फर्स्ट ईयर कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है आपको। बात करें साधारण विशेषताओं की, बात करें नंबर 1, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति होना। ध्यान रखना कि अकेला व्यक्ति साझेदारी नहीं कर सकता है। यानी साझेदारी में कम से कम कितने व्यक्ति होने जरूरी है? न्यूनतम सदस्य कितने होने जरूरी है? 2। न्यूनतम सदस्य कितने होने जरूरी है? 2। कम से कम 2 सदस्य होने जरूरी है। बात करें कि साझेदारी में अधिकतम सदस्य कितने होने चाहिए, तो ध्यान रखना, बात करें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। यानी कि बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, किंतु इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी एक्ट 2013। वैसे पहले कंपनी अधिनियम 1956 था तो उसमें भी उल्लेख था इसका, लेकिन वो अब आपको दिमाग में रखना ही नहीं है। वो जो सदस्य संख्या थी 10 और 20, वो आपको ध्यान में नहीं रखनी, बिल्कुल भी भूल जाना उसको, ऐसा कुछ था ही नहीं। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 464 में अधिकतम संख्या कितनी बताएगी? 100। कितनी बताएगी? 100। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 में। लेकिन इसी कंपनी एक्ट 2013 में जो था उसमें वर्ष 2014 में संशोधन करके इसका जो नियम 10 में अधिकतम संख्या कितनी कर दी गई है? 50। कितनी कर दी है? 50। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 50, न्यूनतम 2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि अब ये वर्तमान में संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या 50 है। पहले कंपनी अधिनियम 2013 में की धारा 464 में संख्या 100 की गई, फिर 2014 में संशोधन करते हुए इसकी संख्या 50 कर दी गई है विधि नियम 10 के तहत। तो ये विशेषता आपके कंप्लीट हुई। बात करते हैं अगली विशेषता की, विशेषता नंबर 2। बात करें नंबर 2, साझेदारों के मध्य अनुबंध या समझौता। यानी कि साझेदारी करने के लिए जितने भी साझेदार हैं, चाहे 2 है या 2 से अधिक है,
उनके मध्य क्या होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। साझेदारी का जो जन्म है वो समझौते द्वारा ही होता है। यानी साझेदारी का जन्म, बात करें साझेदारी का जन्म समझौते से होता है। आपस में समझौता अनुबंध होना चाहिए। साझेदारी का जन्म समझौते से होता है और ये समझौता कैसा हो सकता है? ये समझौता आपका लिखित हो सकता है। कैसा हो सकता है? लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है और गर्भित हो सकता है। ये समझौता लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, गर्भित हो सकता है। लिखित यानी आपने पेपर पे लिख के किया हो, मौखिक यानी आपने ओरल बोल के बातचीत करके किया हो, और गर्भित यानी जो व्यवहार या आचरण के द्वारा आपने समझौता किया हो। तो ये समझौता कैसा भी हो सकता है। इसके अलावा अनुबंध अधिनियम जो आपका कौन सा है, 1872, उसकी धारा 5 में कह रखा है कि धारा 5 में कह रखा है साझेदारी का जन्म केवल समझौते से होता है। केवल और केवल किससे होता है? समझौते से होता है, किसी स्थिति के कारण नहीं, किसी स्थिति के कारण नहीं। तो ये बात भी आप क्या रखना, ध्यान में रखना, क्योंकि जो वैकेंसी है वो किस चीज़ की है? फर्स्ट ग्रेड की है। आप क्या बनेंगे? व्याख्याता बनेंगे। आपका जो ग्रेड पे है वो होगा 4800 ग्रेड पे, यानी आप L12 की जॉब की तैयारी कर रहे हैं 4800 ग्रेड पे की, यानी कि आप गजेटेड ऑफिसर होंगे। आपके पास आपकी क्या होगी? मोहर होएगी। यानी कि इसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा? ये चीज़ें भी याद करनी पड़ेगी। आपको हर पॉइंट को अच्छे से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर का जो कोई है, जो पेपर सेट करते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है कहाँ से क्वेश्चन उठा लें। फिर भी अपन पूरी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, पर जो पढ़ाया है इससे बाहर नहीं जाए। अब बात करते हैं आगे विशेषता नंबर 3 की, लाभों का विभाजन। देखो, साझेदारी की है तो सीधी सी बात है, आप सदस्य कितने हैं? कम से कम 2 तो है ही हैं। अब 2 सदस्य हैं तो सीधी सी बात है, आपको लाभों को बांटना भी पड़ेगा। अगर एकल व्यापार होता तो लाभों का बंटवारा नहीं होता, जितना होता अपना होता, पर अब जितना होगा उसमें हिस्सेदारी भी होएगी। तो यानी कि साझेदारी में क्या होना जरूरी है? इसीलिए मैंने आपको बताया कि साझेदारी का प्रथम साक्ष्य लाभों का बंटवारा है। यानी कि साझेदारी में लाभों का बंटवारा यानी लाभों का विभाजन होना आवश्यक है। साझेदारी में लाभों का विभाजन होना आवश्यक है, परंतु हानियों का नहीं। यानी कि लाभों का तो आपको बंटवारा करना है, परंतु हानियों का कोई जरूरी नहीं है कि बंटवारा हो। सर ऐसा कैसे? जब लाभ बांटते हैं तो हानि भी बांटनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, परंतु हानियों का इसने इसलिए नहीं कहा क्योंकि साझेदारी में एवेशक भी क्या हो सकता है? सदस्य हो सकता है, और एवेशक को आपको पता है बेचारा नाबालिग है, इसलिए उसे हानि नहीं देते हैं। इसलिए साझेदारी में लाभों का बंटवारा होना जरूरी है, परंतु हानियों का नहीं। इसके अलावा यदि कोई व्यवसाय है, धार्मिक परोपकारी कार्यों में लगा है, तो वो साझेदारी नहीं है। व्यवसाय अगर लगा है, धार्मिक परोपकारी कार्यों में लगा है, तो वे क्या नहीं है? साझेदारी नहीं है। तो अब तक मैं आपको 3 विशेषताएं बता चुका हूं। 2 से अधिक क्या होना? व्यक्ति होना, साझेदारी मध्य अनुबंध या समझौता होना, लाभों का क्या होना? विभाजन होना। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब बात करते हैं विशेषता नंबर 4, आगे की ओर चलते हैं। नंबर 4, व्यवसाय का होना। देखो,
यानी सीधी सी बात है, साझेदारी है तो उसमें क्या होना चाहिए, जो व्यवसाय है, बिजनेस की जो विशेषताएं हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। यानी साझेदारी है अगर तो व्यवसायिक होना, तो बात करें तो यानी कि साझेदारी में व्यवसाय की विशेषताएं, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं फर्स्ट क्लास में। व्यवसाय की विशेषताएं, तो व्यवसाय की विशेषताएं होनी चाहिए, साझेदारी में क्या होनी चाहिए, व्यवसाय की विशेषताएं होनी चाहिए। ध्यान रखना, संयुक्त रूप से संपत्ति क्रय करना साझेदारी नहीं है। ध्यान रखना, संयुक्त रूप से अगर आपने संपत्ति कोई परचेज की है तो वो साझेदारी नहीं है। हाँ, अपन बोलते हैं कि जो है कि जैसे कोई अपने दो जनों ने मिल करके कोई प्लॉट खरीदा, या दो जनों ने मिल करके, जैसे राम श्याम ने कोई प्लॉट खरीदा, राम श्याम ने मिल करके कोई ट्रैक्टर खरीदा, तो ये ध्यान रखना, अपन कहते हैं कि साझेदारी में खरीदा है, लेकिन ये साझेदारी नहीं है, क्योंकि साझेदारी के लिए व्यवसायिक विशेषताएं पूर्ण होना चाहिए, और व्यवसायिक विशेषता पूर्ण होना चाहिए, इसलिए वो क्या होना चाहिए, खरीद करके बेचना भी चाहिए। अगर दो जनों ने मिलकर कोई प्लॉट खरीदा है और उस पर अपना मकान बना रहे हैं, तो वो संयुक्त रूप से उस प्लॉट के स्वामी हैं। क्या है, संयुक्त रूप से प्लॉट के स्वामी है, लेकिन वो व्यवसाय नहीं है, इसलिए वो साझेदारी भी नहीं है। परंतु दो जने मिल करके कोई प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट को आगे बेचते हैं, खरीदने और बेचने का कार्य करते हैं, जिस प्रकार आपके जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, और दो जनों ने मिलकर के प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस खोल रखा है, तो वो क्या है, साझेदारी है, क्योंकि उनका प्लॉट खरीदने का उद्देश्य वहाँ रहना नहीं है, बल्कि उसको आगे लाभ कमा करके क्या करना है, बेचना है। इसके अलावा जो साझेदारी व्यवसाय है, साझेदारी व्यवसाय वैधानिक दृष्टि से क्या होना चाहिए, कानून की दृष्टि से क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, वैध होना चाहिए। तो ये आपकी थी विशेषता नंबर 4। अब बात करते हैं अपन विशेषता आगे नंबर 5, एजेंसी का संबंध। यहाँ से अभी जो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, यानी कि 2020 में जो वैकेंसी थी 2018 की, उसमें इसी विशेषता में से यहीं से क्वेश्चन आपके आया था। अब देखो एजेंसी का संबंध बात करें तो देखो, साझेदारी जो व्यवसाय है, जब आपने पार्टनरशिप की है तो पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसे कोई भी पार्टनर चला सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर मिलकर चलाएं, हो सकता है कि किसी पार्टनर को कह दिया कि तुम चला ले, हमारी पार्टनरशिप है, यानी कि सभी की ओर से एक बंदा भी चला सकता है कि नहीं चला सकता, या सभी चला सकते हैं एक की ओर से, यानी सब एक के लिए, एक सब के लिए संयुक्त रूप से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो एजेंसी में बात करें तो अपन बात करें तो कानूनी रूप से व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों द्वारा या सभी साझेदारों की तरफ से किसी एक साझेदार द्वारा किया जा सकता है। सीधी सी बात है, बिजनेस का संचालन है, कोई भी साझेदार कर सकते हैं या सभी साझेदार क्या कर सकते हैं। इसलिए जो साझेदार होते हैं वो एक दूसरे के कार्यों के लिए बाध्य होते हैं, यानी कि सभी साझेदार प्रत्येक साझेदार के कार्यों से बाध्य है। यानी कि कोई भी काम कर रहा है साझेदार, तो सभी साझेदारों पर वो क्या है, लागू है। इसीलिए क्या पाया जाता है, साझेदारी में जो एजेंसी का क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। इसीलिए क्या पाया जाता है, एजेंसी का संबंध पाया जाता है। यानी कि साझेदार क्या होता है, इसीलिए साझेदार स्वामी भी होता है, वो एजेंट होता है। यानी साझेदार फर्म का स्वामी हुए एजेंट होता है। यानी साझेदार, यहीं से यही क्वेश्चन आया था अभी, साझेदार क्या होता है, फर्म का स्वामी भी है और एजेंट भी है।
क्यों है स्वामी और एजेंट? क्योंकि उसके कार्यों के लिए सभी साझेदार बाध्य हैं और वो भी अन्य साझेदारों के कार्यों के लिए क्या है? बाध्य है। इसलिए स्वामी भी है और एजेंट भी है। अब बात करते हैं आगे। ये यहां से क्वेश्चन आया था तो ध्यान रखना। बात करें नंबर 6, विशेषता असीमित दायित्व। देखो, बात करें प्रत्येक साझेदार है उसका जो साझेदारी फर्म है, इसमें क्या होता है? असीमित दायित्व होता है। प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है? प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है, यानी कि उसकी व्यक्तिगत संपत्तियां भी ऋण चुकाने के लिए बाध्य है। ऋण चुकाने के लिए क्या है? बाध्य है। यानी जो है आपकी साझेदारी फर्म है उसके प्रत्येक साझेदार का जो दायित्व होता है क्या होता है? असीमित होता है। और जो प्रत्येक साझेदार है उसकी व्यक्तिगत रूप जो संपत्तियां हैं वो भी क्या है? ऋण चुकाने के लिए बाध्य है। यानी कि उसका जो व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है। बात करें नंबर आगे विशेषता नंबर 7 की। पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। यानी कि कंपनी का जो वैधानिक अस्तित्व होता है उसी तरह, यानी कंपनी का तो क्या होता है? वैधानिक अस्तित्व होता है, लेकिन साझेदारी फर्म का वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। यानी साझेदारी का कानूनी रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है। वैसे साझेदारी फर्म का आपको पता है पंजीकरण भी क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है। जब पंजीकरण भी अनिवार्य नहीं है तो सीधी सी बात है इसका वैधानिक अस्तित्व भी नहीं होना है। तो साझेदारी फर्म का जो क्या है? वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि साझेदारी फर्म का वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है, कानूनी रूप से कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। साझेदारी फर्म का पंजीकरण भी अनिवार्य नहीं है। साझेदारी फर्म का पंजीकरण क्या नहीं है? साझेदारी फर्म का पंजीकरण क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है। यानी कि जब वैधानिक अस्तित्व नहीं है तो जो फर्म पर लागू होना, जो भी आपने फर्म में अनुबंध किए हैं, यानी फर्म पर लागू होना जो भी अनुबंध है वो सभी साझेदारों पर संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। यानी कि फर्म पर लागू होने वाले, फर्म पर जब कानूनी रूप से अस्तित्व नहीं है तो फर्म पर लागू होने वाले सभी अनुबंध साझेदारों पर व्यक्तिगत व संयुक्त रूप से लागू होते हैं। व्यक्तिगत व संयुक्त रूप से लागू होते हैं। तो ये थी आपकी साझेदारी की विशेषताएं। आपको साझेदारी विशेषताएं समझ में आया होगा। अब मैं अगर इसको आगे करता हूँ, साझेदारी के जो आपके प्रकार है, सीमित दायित्व साझेदारी, असीमित दायित्व साझेदारी, अनिश्चितकालीन साझेदारी, अनिश्चितकालीन साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी, विशेष साझेदारी, वैध साझेदारी, अवैध साझेदारी। इसके अलावा जो अपना टॉपिक है आगे साझेदारों के प्रकार, वहाँ से भी क्वेश्चन आया था। सक्रिय साझेदार है, निष्क्रिय साझेदार है, यानी जिसको निष्क्रिय को सुप्त सुसुप्त साझेदार बोलते हैं, प्रदर्शन द्वारा गत्यारोध विबंधन साझेदार हैं, नाम मात्र का साझेदार है या ना आवश्यक साझेदार है। तो वो अपन अभी इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अपन इसी वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी आगामी क्लास में अपन पढ़ेंगे साझेदारी के प्रकार और साझेदारों के प्रकार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।